आज मेरी शादी की रात थी और मैं बेहद घबराई हुई थी। शुभम के बारे में मेरी नंद मुझे पहले ही बता चुकी थी। शुभम बेहद रोमांटिक टाइप का नौजवान है और मेरी तस्वीर देखकर ही मेरा दीवाना हो गया है। मैं उन लड़कियों में से ना थी जो रोमांस को बहुत ज्यादा पसंद करती हो। मुझे एक नॉर्मल लाइफ पसंद थी। पति का हर वक्त पत्नी की तारीफें करके आगे पीछे घूमना, उसे हर वक्त चिपके रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे ये छिछोरापन लगता था। मुझे मैच्योर टाइप के लड़के पसंद थे और शुभम बिल्कुल वैसा न था, बल्कि अनमैच्योर था। शादी की रात ही उसने मेरी तारीफ के लिए सीधे सादे शब्दों की बजाय मुझे शेरो शायरी सुनानी शुरू कर दी थी। मुझे शायरी आज तक समझ ही नहीं आई थी, इसीलिए उसकी रोमांटिक शायरी भी मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। मुझसे कहने लगा, कैसी लगी शायरी? मैंने कहा कि अच्छी है। खैर, 1 साल के बाद ही समझ आती है कि उसका पति उसके लिए कितनी मोहब्बत रखता है। शुभम आम मर्दों से अलग था। आम मर्दों की तरह उसने मुझे ये नहीं कहा था कि मेरी माँ के आगे जबान मत चलाना, उनके हुक्म के आगे सर झुकाए रखना, मेरी बहनों की सेवा करना, जब भी वो ससुराल से आए तो उन्हें शिकायत का मौका न देना। ये सब कुछ उसने नहीं कहा था। उसने तो बस अपनी और मेरी बात की थी। शादी के शुरू दिन बहुत ही अच्छे गुजरे थे। शुभम का इरादा तो था कि हम लोग हनीमून के लिए मनाली, शिमला, नैनीताल और फिर कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमने जाएंगे और लाइफ को खूब एंजॉय करेंगे। शौक तो मुझे भी घूमने फिरने का बहुत था, लेकिन शादी के फौरन बाद ही मेरे ससुर की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। इसीलिए उन्होंने हमें जाने से मना कर दिया। कहने लगे, अगले महीने चले जाना। एक तो शादी पे भी बहुत खर्चा हो चुका है और अब मेरी बीमारी पे भी अस्पताल पे पैसे लग रहे हैं। वैसे तो इस बात को सुनकर मेरा मूड खराब हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। शुभम का मूड बेहद खराब हो चुका था। कहने लगा, ये भी कोई बात हुई? भला सब लोग शादी के फौरन बाद हनीमून पे जाते हैं, 1 महीने के बाद कौन जाता है? मैंने कहा, शुभम कोई बात नहीं, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, अगले महीने चले जाएंगे। मेरे प्यार से समझाने पे बस उसे एक ही काम आता था, मुझसे मोहब्बत भरी बातें करना। मुझे भी खैर ये सब अच्छा लगता था, लेकिन 1 महीने बाद मेरे ससुर की तबीयत कुछ ठीक हो गई थी और हमारा इरादा मनाली घूमने जाना था कि अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जो भी खाती फौरन से निकल जाता और मेरी ऐसी हालत पे सबसे ज्यादा इरिटेशन मेरे पति को महसूस हो रही थी। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई और जो खबर डॉक्टर ने सुनाई उसे सुनकर मुझे कुछ अफसोस हुआ था, लेकिन खैर जो हो गया था उसे टाला नहीं जा सकता था। मैं इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं था। ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी का कारण भी था, क्योंकि माँ बनना एक अलग ही खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन डॉक्टर ने मेरा सफर मना कर दिया था। कहने लगी, तुम्हें पहाड़ी जगह पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। पहली प्रेगनेंसी में सावधानी रखना जरूरी है। अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई तो फिर हर बार प्रॉब्लम होगी। मैं तो इन चीजों से वैसे ही बहुत घबरा रही थी, इसीलिए मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी सास को भी यही सही लगा, लेकिन जब ये खबर शुभम को मालूम हुई तो उसने तो शोर मचाकर रख दिया। कहने लगा, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मेरा तो शुभम की बात सुनकर सांस ही अटक गया था। मुझे लगा कि शायद वो मुझे बदकिरदार और चरित्रहीन कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी अगली बात ने मेरी सांस बहाल की थी। वो कहने लगा, लोग अपनी शादी के 5 साल बाद तक बच्चे प्लान नहीं करते और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और एक तुम हो कि इतनी जल्दी क्या
कुछ महीने बाद ये सब कुछ नहीं हो सकता था? मैंने कहा शुभम, इस समय मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो भगवान की मर्जी है। और अगर तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए था तो तुम्हें ये बात पहले सोचना चाहिए था, तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए थी। वो कहने लगा, देखो इस चीज को इतना ज्यादा इशू मत बनाओ, हम अबॉर्शन भी करवा लेते हैं, बच्चा कुछ साल बाद पैदा हो जाएगा। मैंने कहा, मैं किसी कीमत पे अपने बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती। वो कहने लगा, तो फिर प्रेगनेंसी में भी औरतें सब कुछ करती है, घूमती है, फिरती है, एंजॉय करती है। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर ये पहाड़ी रास्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनमें सफर करना बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है और मैं रिस्क नहीं ले सकती। जब हमारा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो हम चले जाएंगे। लेकिन शुभम का मूड इस बात पे बहुत ज्यादा खराब हो गया था। सुबह मेरे सास ससुर ने भी हमें जाने से मना कर दिया कि ऐसी हालत में सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनकी बात को अच्छी तरह समझ गई थी, इसीलिए मैंने कोई भी नाराजगी नहीं दिखाई थी, क्योंकि वो जो कह रहे थे मेरी भलाई के लिए ही कह रहे थे। शुभम का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा था। अक्सर मेरा खट्टी चीज खाने का जी चाहता और मैं शुभम से मंगवाती तो शुभम कहता, मुझे ये सब चोचलेबाजी पसंद नहीं है। एक तो तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया और अब तुम इन गर्मियों के मौसम में कीनू खाने को कह रही हो। कहां से लाऊं मैं ये सब कुछ? लेकिन मेरी हालत ये थी कि मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था और जिस चीज का भी जी चाहता वो चीज मुझे शुभम लाकर नहीं देता था। एक बार मैंने उसे गोलगप्पे मंगवा लिए, लेकिन वो लेकर नहीं आया। मेरा दिल इतना बुरा हुआ कि मैं रोने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा दिल गोलगप्पे खाने को इतनी तेजी से क्यों कर रहा था। शायद यही वक्त होता है कि औरत अपने बस में नहीं रहती। इतना रोई कि पूरी रात मेरी रोकर गुजरी थी। अगले दिन मेरी सूजी हुई आंखें देखकर मेरे ससुर और सास चौंक गए। पूछने लगे कि क्या हुआ है, तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों है? मजबूरन मैंने अपनी सास को बता दिया। वो कहने लगी, ये क्या बात हुई भला, उसने तुम्हारी बताई हुई चीज लाकर क्यों नहीं दी? इसी हालत में तो औरतों को खुश रखना चाहिए। अगले दिन मेरी सास ने मुझे प्लेट भरकर गोलगप्पे दिए थे। अक्सर ऐसा ही होता है कि रात के वक्त मेरा जी मिचलाने लगता। जैसे ही सुबह मेरे करीब आता, मुझे अपनी बाहों में भरता तो मुझे उबकाइयां सी आने लगती थी। ऐसे मौके पे शुभम को मेरी हालत समझनी चाहिए थी, लेकिन वो इस बात से चिढ़ने लगता। मैं मुंह पे हाथ रखकर फौरन से वॉशरूम में भागती थी। जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आती तो सबसे ज्यादा बुरी शक्ल मुझे बाहर आकर शुभम की ही देखने को मिलती थी। मैं बेहाल होकर बेड पे बैठ जाती, उसे कहती, प्लीज मुझे एक गिलास पानी पिला दो। तो बजाय मेरा एहसास करने के वो कहता, मेरा दिमाग खराब मत करो, सारे मूड का सत्यानाश कर देती हो, तुम्हें तो बस एक ही काम है। ये कहकर वो अपना कंबल लपेट कर सो गया और मैं बुरी तरह हाँफ रही थी। एक तो शादी के फौरन बाद घर की जिम्मेदारियां और फिर इतनी जल्दी प्रेगनेंसी, मेरी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। एक महीने में क्या से क्या हो गई थी और ये सब कुछ मेरे लिए नया था। मैंने अपने बहते आंसू साफ किए, बड़ी मुश्किल से उठकर किचन में चली गई, फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और घूंट घूंट पीने लगी। जैसे ही 4 महीने हुए, मेरा शरीर कुछ उभरने लगा था। जब भी मैं शुभम को बोलती, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मुझे चेकअप करवाना है,
तो वो मुझसे चिढ़ने लगता, मुंह बिचकाते हुए कहता, इस हालत में तुम मुझे जहर लग रही हो, मुझे इसीलिए तुम्हें बाहर लेकर नहीं जाना, लोग ना जाने मुझे किन किन नजरों से देखेंगे। ऐसा करो, मम्मी के साथ चली जाओ। अपने पर्स से कुछ 1000 रुपए निकाल कर वो मेरे हाथ पे रख देता। मैं उसे मनाने की बहुत कोशिश करती कि इसमें मेरा क्या दोष है, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। अब यूं ही दिन गुजरने लगे थे। ये 9 महीने मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे, क्योंकि इन 9 महीनों में एक भी दिन ऐसा न था कि मुझे उल्टी न आई हो। लेकिन मेरे सब्र का फल मेरे भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरत दिया था। मैंने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। उस दिन तो शुभम के चेहरे पे भी मुस्कुराहट थी। सबसे पहले उसने ही अपने बेटे को अपनी बाहों में भरा था और प्यार किया था। जाहिर है औलाद औलाद ही होती है। सब लोग बहुत खुश थे। मेरी नंद, सास, ससुर और खासकर शुभम। मेरा बेटा सी सेक्शन से पैदा हुआ था, इसीलिए मुझे चलने फिरने में बेहद तकलीफ होती थी। पूरा दिन तो मेरी सास और नंदे और घर की नौकरानी मेरा ख्याल रख लेती थी। लेकिन अगर रात को मुझे वॉशरूम जाना पड़ता तो शुभम मेरा हाथ तक नहीं पकड़ता था। कहता, प्लीज मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठती थी, दीवार पकड़कर सहारा लेते हुए वॉशरूम में जाती और फिर ये भी डर होता कि कहीं गिर ही ना जाऊं तो मुसीबत हो जाएगी। अभी मैं बहुत मुश्किल से तकलीफ को सहते हुए वॉशरूम से बाहर आकर बेड पे बैठी थी। बुरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। मेरा सांस से सांस नहीं मिल रहा था। बुरी तरह से हाँफ रही थी कि मेरा बेटा आर्यन नींद से जाग गया। उसे शायद भूख लग रही थी। शुभम उस वक्त गहरी नींद में था। लेकिन आर्यन के रोने की आवाज सुनकर बजाय उसे पकड़ने के मुझे कहने लगा, पूजा प्लीज इसे चुप करवाओ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। मैंने कहा, शुभम थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ लो, देख नहीं रहे मेरी हालत क्या हो गई है। कहने लगा, बस भी करो, ये बच्चे संभालो और पालो, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता। पकड़ो भाई, इसे अजीब सी मुसीबत है, रात को सोना भी नसीब नहीं होता। ये कहकर उसने अपना तकिया और कंबल उठाया और कमरे से बाहर चला गया। मेरा बेटा आर्यन रोए जा रहा था और मेरी हालत ये थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मुश्किल से मैंने अपने पाँव बेड पे रखे और आवाजों के साथ रोते हुए अपने बच्चे को उठाया था। उसे सीने से लगाकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या ये होती है मर्द की मोहब्बत? मैंने उसकी औलाद को 9 महीने अपने शरीर का हिस्सा बनाया था। मौत से लड़कर उसके बच्चे को इस दुनिया में लाई थी और उसे बाप बनाया था। क्या उसका इतना भी फर्ज नहीं बनता था कि वो मेरी हालात को देखते हुए मुझ पे तरस खा लेता? 1 महीना कैसे गुजरा था ये मैं ही जानती हूँ। बेशक मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन 10 दिन बाद तो उन्होंने भी कह दिया था कि थोड़ा सा तुम भी किचन में चली जाया करो। शुभम को तुम्हारे ही हाथ के नाश्ते की आदत लग गई है। मैं नाश्ता बनाकर देती हूँ तो 100 कमियां निकालता है। बच्चों की पैदाइश की 1 महीने बाद मैं नहा धोकर अच्छे से फ्रेश हुई थी और भगवान की पूजा भी की थी। और इस 1 महीने में ही शुभम का सब्र जवाब दे गया था। न उसे मेरा एहसास था और न ही छोटे बच्चे का। उस दिन आर्यन के पेट में दर्द था। वो बार बार सोते से उठकर रोने लगता था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था। रात के 2 बजे तक मैं आर्यन को सुलाकर फ्री हो पाई थी। मैं खुद भी नींद से बहाल हो चुकी थी। जैसे ही आर्यन गहरी नींद में गया और मैं सोने के लिए लेटी,
उसी वक्त शुभम मेरे करीब आ गया और मुझे अपनी बाहों में समेटने लगा। मेरी आंख नींद से चूर थी। मैंने कहा, प्लीज शुभम, मुझे सोने दो। कहने लगा, बकवास मत कर, 1 महीने से बस तुम्हारी शक्ल ही देख रहा हूँ। खबरदार जो आज मुझे जरा भी नखरा दिखाने की कोशिश की तो। वो रात मेरी शुभम की नजर हो चुकी थी। फ्री होने के बाद वो मेरी तरफ से करवट लेकर सो चुका था और मैं बेदम से बेड पे पड़ी रही थी। खुद को समेटते हुए वॉशरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई थी। मुझे अभी सोए हुए बस 1 ही घंटा गुजरा था कि आर्यन फिर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर मुझे ही उठना पड़ा था। मेरा जी चाहा कि रो दूं। क्या सारी कुर्बानियां औरत के लिए होती है? शाम के 7 बजे आर्यन का रोना शुरू होता था और सुबह 8 बजे तक जारी रहा था। मैं उसे गोद में लेकर कमरे के चक्कर लगाती रहती थी, तभी जाकर वो सोता था और मेरी हालत थी कि चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। आर्यन को बेड पे लिटाकर मैं कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि सास ने भी रात को कह दिया था कि अब कल से घर संभालो। इसीलिए सास ससुर को भी नाश्ता बनाकर दिया। फिर शुभम के ऑफिस की तैयारी करने लगी। पूरा दिन मेरा धन चक्कर बने गुजरा था। रात को आर्यन सोता तो शुभम अपनी बेताबियों के साथ जाग उठता। कई बार मैं उसे कह चुकी थी, मेरा ऑपरेशन हुआ है शुभम, कुछ तो मेरा एहसास करे। लेकिन मर्द को शायद इस बातों से कोई मतलब नहीं होता। वो मुझे शरारत करते हुए कहता, मेरा ख्याल कौन रखेगा? फिर कसम से, बड़ी जालिम हो तुम, इतना चाहने वाला पति है तुम्हारा और एक तुम हो कि उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने की बजाय नखरे दिखाती हो। मैं ये सब सुनकर चुप हो जाती। दिन रात की जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं थक चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे की रौनक भी मुरझाने लगी थी। पूरी रात आर्यन जगाए रखता और पूरा दिन सोता रहता था और दिन भर मुझे आराम के बजाय पूरे घर को संभालना पड़ता था। कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे पड़ने लगे थे। उस पर भी शुभम मुझे ताने देने लगा था। कहता, ये तुमने एक ही बच्चे में अपना क्या हाल बना रखा है? अपना शरीर देखा है तुमने? हर तरफ से फैलने लगी हो। कम ऑन यार, थोड़ा कम खाया करो। तुम्हें पता है ना मुझे मोटी लड़कियां से कितनी चिढ़ है। यार प्लीज खुद को मेंटेन करके रखो। शुभम न जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। हालांकि घर की और बच्चों की जिम्मेदारियों के बावजूद मैं शुभम के घर आने से पहले तैयार हो जाती थी, लेकिन आजकल उसे मुझ में कमियां ही कमियां नजर आने लगी थी। 1 साल बीत गया था और आर्यन अब पैर पैर चलने लगा था, लेकिन शुभम का व्यवहार एकदम बदल चुका था। अक्सर ऑफिस से आते ही खाना खाकर दोस्तों में चला जाता और कहता, देर से आऊंगा। कई बार मैं शुभम से कह चुकी थी कि मुझे और आर्यन को कभी भी तो कहीं घुमाने ले जाया करो, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। कहता, बिजी हूँ, ऑफिस के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, तुम मम्मी पापा के साथ चली जाया करो। ये कहकर वो तैयार होकर दोस्तों में चला जाता। रात को देर से घर आता। कभी कभी तो रात के 2 बजे तक मैं उसका इंतजार करती रहती। लेकिन एक बार जब वो घर आया तो उसकी आंखें मुझे नशे से चूर लगी थी। गाना गुनगुनाते हुए वो घर में दाखिल हुआ था। मैं इस वक्त गुस्से में थी। वो मुस्कुराते हुए मेरे गाल पे चुटकी काट कर कहने लगा, हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो जाने मन? ये कहकर कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने घर का मेन गेट बंद किया और कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर लिया और शुभम से कहा, आपने ये क्या तमाशा लगा रखा है? रोज आप 2 बजे आते हैं। ये कौन से दोस्त हैं आपके जो रात भर आवारागर्दी करते रहते हैं? क्या उनकी पत्नियां उनसे नहीं पूछती? मेरे तपे हुए शब्दों को सुनकर शुभम भी सीरियस हो गया।
कहने लगा, मतलब क्या है तुम्हारा? सारी रात तुम्हारे पास बैठा रहा करूं? कहीं आने जाने पे भी पाबंदी है मुझे? मैंने कहा, शुभम, हर चीज की एक हद होती है। सिर्फ दोस्त ही आपकी जिंदगी में रह गए हैं वक्त देने के लिए। मेरा भी दिल चाहता है कि आप मुझसे बातें करें। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा, तुम्हारे पास समय ही कब होता है मेरे लिए? जब देखो आर्यन आर्यन करती रहती हो। मैं तो बेसुध शुभम की बात सुनकर हैरान थी। मैंने कहा, आपको अपने बच्चे से जेलसी है? शुभम कहने लगा, ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे क्यों अपने बच्चे से जेलसी होगी? बस मैं बिजी हो गया हूँ, ऑफिस से थका हुआ आता हूँ तो मुझे रिलैक्स चाहिए होता है, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता हूँ। अब तुमसे ये भी तो बर्दाश्त नहीं होता। ये कहकर वो अपने कपड़े बदलकर सो गया था। अगले दिन जब मैं उसके कपड़े धोने लगी तो उसकी शर्ट की पिछली तरफ लिपस्टिक का निशान देखकर मेरे होश उड़े थे। मैंने वो शर्ट वैसी की वैसी रख दी। पूरा दिन मेरा गुस्से से बुरा हाल रहा था। अब मुझे याद आने लगा कि शुभम ने अपने मोबाइल पे पासवर्ड लगाया हुआ था। इससे पहले उसने कभी नहीं लगाया था। अब अक्सर कमरे में फोन पे बैठा किसी से हंस हंस कर बातें करता रहता था। जब भी मैं कमरे में आती तो फौरन से फोन बंद कर देता। कहता, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। मैं पूछती किसका फोन था तो एकदम से हड़बड़ा जाता। कहता, दोस्त का फोन है, और फिर बात को बदल देता। रात को जब शुभम ऑफिस से वापस आया तो खाना खाते ही मुझसे कहने लगा, मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, रात को देर से आऊंगा। मैंने कहा, आज आप कहीं नहीं जाएंगे? वो कहने लगा, फिर तुम्हारा वही रोज का तमाशा शुरू हो गया है? से कह रहा था। मैंने अलमारी से उसकी शर्ट निकाली और उसके ऊपर फेंक दी। मेरी इस हरकत पे वो कहने लगा, क्या बदतमीजी कर रही हो तुम मेरे साथ? ये क्या हरकत है? शर्ट उसके मुंह पे जाकर लगी थी और फिर जमीन पे गिर गई थी। वो गुस्से से मुझे घूर रहा था। मैंने वो शर्ट पकड़ी और लिपस्टिक का निशान दिखाया। मैंने कहा, ये सब क्या है? जैसे ही उसकी नजर निशान पे पड़ी थी उसकी रंगत उड़ी थी। मैंने कहा, तो ये है तुम्हारी वो दोस्त जिसे तुम रोज मिलने जाते हो? शुभम, कौन है ये लड़की? वो मुझसे नजरें चुराने लगा। मेरे शब्द तेज हुए थे। मैंने कहा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन है ये लड़की जो आपके इस हद तक करीब है? मेरी आवाज में ना चाहते हुए भी नमी उतर आई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में या मेरी वफा में जिसका आपने मुझे ये सिला दिया है? मेरी बात पे वो तंजिया मुस्कुराया था। कहने लगा, मोहब्बत? फिर मेरे पास आकर कहने लगा, कौन सी मोहब्बत की है तुमने? मुझे तो अपने पास आने देती नहीं हो। 1 महीने के बाद ही तुम्हें बच्चे पैदा करने का भी शौक हो गया है। मैंने उसी वक्त तुमसे कहा था कि मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। हम खामोशी से अबॉर्शन करवा लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बच्चा का क्या था, 2-4 साल बाद भी पैदा हो जाता। लेकिन तुम नहीं मानी। तुम पे तो पाप और पुण्य का भूत सवार हो गया था कि बच्चा गिरा दिया तो पाप लगेगा। पूजा, अगर मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरी बात मानती। हम नैनीताल, कश्मीर और मनाली जैसी खूबसूरत जगह पे घूम घूम कर अपनी लाइफ को एंजॉय करते। लेकिन तुम्हें मेरी पत्नी बनने से ज्यादा माँ बनने का शौक ज्यादा था। फिर मुझे बाजू से पकड़कर आईने के सामने ले गया। कहने लगा, देखो खुद को, क्या हुलिया बना रखा है तुमने। तुम्हारे कपड़े से खुशबू
के बजाय किचन के मसाले की बू आती है। रात को तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हें आर्यन के उठ जाने की चिंता सताती है। सुबह जल्दी उठकर मम्मी पापा को नाश्ते देने की चिंता सताती है। सबकी परवाह है तुम्हें, बस मेरी परवाह नहीं है। और अगर मैं थोड़ी सी दिल लगी करने लगा तो तुम आज सवाल जवाब कर रही हो। मैं तो शुभम की बातें सुनकर जितना हैरान होती उतना कम था। मैंने कहा, शुभम ये घर किसका है? मैं किसके घर को संभाल रही हूँ? किसके माँ बाप को सुबह नाश्ते देने की मुझे परवाह होती है? किसकी औलाद को पैदा करने और पालने की खातिर मेरा ये हाल हुआ है? मेरे चेहरे की रौनक खत्म हुई है, मेरा फिगर खराब हुआ है। मैं रोने लगी थी, मुझ पे पागलपन सवार हो गया था। गुस्से से मैंने उसका गिरबान पकड़कर बुरी तरह झकझोर के रख दिया था, यहाँ तक कि उसकी शर्ट के बटन टूट गए थे। मैंने कहा, इस घर में मेरी क्या हैसियत है? क्या मैं नौकरानी हूँ तुम्हारी, या तुम्हारी माँ बाप की, या तुम्हारी बहनों की, कि जब वो आती है तो मैं पूरे के टेबल को सजा के रख देती हूँ? क्या आर्यन सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता? मैंने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा घर संभाल रही हूँ, तुम्हारे बच्चे को पाल रही हूँ। तुम होते कौन हो मेरे साथ बेवफाई करने वाले? मैंने कहा, शुभम मैं उन औरतों में से हरगिज नहीं हूँ जो मर्द की इस तरह की अय्यासी के साथ कंप्रोमाइज करते हुए उसी के साथ रहकर अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच लेती है। मेरा ये कहना था कि उसने अपने गिरबान से मेरा हाथ छुड़ाकर मुझे पीछे धकेला था। कहने लगा, ठीक है, जाओ, दफा हो जाओ, यहाँ से निकलो मेरे घर से बाहर। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो ऐसे ही गुजारा करना होगा मेरी इसकी अय्यासी के साथ, क्योंकि अब मैं रश्मि को छोड़ नहीं सकता। मैं तो शुभम की बात सुनकर चकरा के रह गई थी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बेड के नीचे रखे, बैग में अपने कपड़े डालना शुरू कर दिए। ये देखकर शुभम बड़े गुस्से से मेरे पास आया, मुझे बाजू से पकड़कर कहने लगा, सोच समझकर इस घर से बाहर कदम निकालना पूजा। अगर तुम एक बार इस घर से बाहर गई तो तुम्हारी जगह रश्मि ले लेगी, मैं उससे शादी कर लूंगा। ये सुनना था कि मैं सांस लेना भूल गई थी। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गया था। हमारे शोर शराबे से आर्यन उठ गया था और अब वो रोए जा रहा था, लेकिन मैंने उसे चुप नहीं करवाया। मैं खुद भी फूट फूट कर रोने लगी थी। हम दोनों की रोने की आवाज बाहर सुनकर मेरी सास मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो बेटा? और ये आर्यन को क्या हुआ है? देखो कितना रो रहा है, उसे चुप क्यों नहीं करवा रही हो? मैंने कहा, आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? वो मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ है? शुभम ने क्या कह दिया है? मैंने कहा, मेरे होते हुए वो दूसरी औरतों के पास जाता है। ये सुनना था कि मेरी सास को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने शुभम को फोन करके घर पे बुला लिया। ये बात मेरे सास ससुर को पता चल चुकी थी, लेकिन शुभम की बेशर्मी का ये हाल था कि कहने लगा, तुमने मेरे घर वालों को बताकर अच्छा नहीं किया है पूजा। बात कमरे की हद तक थी, अगर तुम कमरे में ही रहने देती तो ज्यादा अच्छा होता। शुभम ने गुस्से में आकर मुझे तलाक की धमकी दे दी। कहने लगा, पूजा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मेरे ससुर ने शुभम के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारा था। कहने लगे, ये क्या बकवास कर रहे हो? जरा सी बात पे तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दोगे? खबरदार जो एक भी शब्द मुंह से निकाला
लेकिन मुझे तो लगा जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, बिखर गया है। मैं फौरन से उसी हालत में घर से बाहर निकल गई थी। ना मेरे सर पे दुपट्टा था, ना मेरे हाथ में कोई सामान, और ना ही आर्यन। मैं रोते हुए तेज तेज सड़क की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं मेन रोड तक पहुंची थी, मैंने रिक्शा लिया और अपने घर चली गई। मुझे रात के समय रोते हुए देखकर मेरे माँ बाप परेशान हुए थे। मेरा भाई मुझसे वजह पूछने लगा। मैं अपने भाई के साथ लगी और रोते हुए उसे बता दिया कि शुभम ने मुझे तलाक की धमकी दी है। ये खबर मेरे घर वालों पे कयामत की तरह गिरी थी। फिर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था शुभम के साथ और मेरे भाई के साथ। उसने कहा कि मैंने अभी सिर्फ तलाक की धमकी दी है। अगर तुम्हारी बहन को अपना घर बसाना है तो उसे बोलो शराफत से घर आ जाए, वरना कुछ ही दिनों में मैं तलाक के कागजात भी भेज दूंगा और उसका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरे भाई ने कहा कि मेरी बहन मुझ पे बोझ नहीं है। जहां तुमने तलाक की धमकी दी है, तलाक भी दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो तुम्हारे घर नहीं आएगी। हर रोज मुझे अपने बच्चे आर्यन की याद सताती थी। 1 साल का ही तो था, लेकिन मैंने भी दिल पे पत्थर रख लिया, क्योंकि अगर उसे भी अपने साथ ले आती तो शुभम को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कोई भी दूसरी औरत किसी का बच्चा नहीं पालती। 15 दिन हुए थे मुझे मायके में बैठे हुए, जब मेरे सास ससुर आर्यन को साथ लेकर आए थे। आर्यन रोए जा रहा था। उसे देखकर मेरा दिल बुरी तरह तड़पा था। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ लपकती, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ना का इशारा किया और कहने लगा, पूजा अपने कमरे में जाओ, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। मेरी सास कहने लगी, पूजा हमारे साथ वापस चलो, क्यों गलती कर रही हो? शुभम उस लड़की की से शादी कर लेगा और तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर मेरा दिल बेचैन हुआ था। एक बार सोचा कि वापस लौट जाती हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरा भाई कहने लगा, मेरी बहन ही क्यों कुर्बानी देती रहे? अगर शुभम शादी कर सकता है तो पूजा की भी दूसरी शादी हो सकती है। अपने बेटे से कहो कि तलाक के कागजात भेज दे। मेरी बहन पूजा को उसके नाम पे बिठाई नहीं रखूंगा। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी, आर्यन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ ही औलाद की खातिर कुर्बानी देती है। मर्द तो ऐसे शौक पाल लेते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ भी बाज आ जाते हैं। मेरे भाई ने कहा, माफ कीजिए आंटी जी, लेकिन हमारे समाज में आप जैसे ही माओ की ऐसी बातों की वजह से ही अपनी पत्नी के होते हुए बाहर के ऐसे गंदे शौक पालते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश आप जैसी माएं ये सोचकर करती है कि लड़का है, अगर ऐसा काम शौक में कर भी लेगा तो कोई बात नहीं, औरत सब्र करके बैठ जाएगी। लेकिन हर बार औरत ही सब्र क्यों करे? आदमी को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मेरी सास और ससुर चले गए थे। मुझे अपने बच्चे के बिना जिंदगी उदास लगने लगी थी, लेकिन मेरा भाई मुझे समझाने लगा, तुम सब्र करके बैठी रहो। अगर तुम यूं चली गई तो शुभम एक एक के बजाय 10 औरतों के साथ संबंध रखेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। 2 महीने गुजरने के बाद शुभम मुझे लेने आया था। इत्तेफाक ऐसा था कि दरवाजा मैंने ही खोला था। सेब बरी हुई थी, आंखें भीगी हुई थी। मुझे देखकर शर्मिंदा भी हुआ था। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा तो उसने अपना हाथ दरवाजे के बीच में रखकर दरवाजा बंद होने से रोका था। कहने लगा, पूजा भगवान के लिए मेरी बात सुन लो, तुमने अपना फोन तक अपने भाई को दे रखा है। मैं तुमसे पिछले 15 दिन से बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई दरवाजा खोले तब तो। पूजा दरवाजा
खोलो प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। वो दरवाजा धकेल के अंदर आ चुका था। शोर की आवाज सुनकर मेरा भाई और मेरे माँ बाप भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। दरवाजे पे शुभम को देखकर मेरा भाई गुस्से में आ गया। कहने लगा, यहाँ पे क्या करने आए हो? शुभम ने कहा, अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। ये सुनकर मेरा भाई गुस्से से कहने लगा, वो पत्नी जिसे तुम तलाक दे चुके हो? उसने कहा तलाक की धमकी दी थी, तलाक नहीं दी थी। और पूजा अब भी मेरी पत्नी है, मैं उसे यहाँ से ले जाने का पूरा हक रखता हूँ। मेरा भाई मुझसे कहने लगा, पूजा अपने कमरे में जाओ। मैं कमरे में जाने लगी, लेकिन शुभम की अगली बात सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। शुभम कहने लगा, पूजा, आर्यन बहुत बीमार है और अस्पताल में एडमिट है, मेरा बच्चा मर जाएगा, भगवान के लिए मेरे साथ चलो। ये सुनना था कि मैं तड़प के पीछे पलटी थी। मैंने कहा, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? शुभम, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, जब से तुम आई हो बुखार नहीं उतर रहा, उसका बहुत कमजोर हो गया है वो। मैं फौरन शुभम के साथ चली गई। मेरा भाई मुझे पीछे से आवाज देता रह गया, लेकिन मैं नहीं रुकी थी। मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ आर्यन की परवाह थी और किसी की नहीं। 3 दिन मैं अपने बेटे के पास अस्पताल में रही। मुझे देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया था, गोद में भरकर चूम लिया था। वो मम्मा मम्मा कह रहा था। मैं उसे बेइंतहा चूम रही थी और रो रही थी। 3 दिन में ही उसकी तबीयत काफी ठीक हो गई थी। हॉस्पिटल से भी छुट्टी हो गई तो सुबह मुझे सीधा घर ले गया था। मेरे सास ससुर भी बहुत खुश हो गए थे। रात को आर्यन के सोने के बाद सुबह मेरे करीब आ गया, मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। कहने लगा, पूजा, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गई है कि पत्नी पत्नी होती है। ये हर दूसरे तीसरे लड़के से दोस्ती करने वाली लड़कियां कभी घर नहीं बसा सकती। उन्हें सिर्फ पैसा और अय्यासी ही प्यारी होती है। मेरा तुमसे वादा है, मैं आगे कभी तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए वापस आई हूँ शुभम, आपके लिए नहीं। मेरी बात सुनकर वो बेचैन सा हुआ था। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन पूजा, मुझे हर हाल में तुम्हारा साथ चाहिए। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और मैं अपनी इसी गलती का पश्चाताप भी करने को तैयार हूँ। एक बार मेरी बात का विश्वास करके देखो, मैं तुम्हें जिंदगी में सारी खुशियां दे दूंगा और प्लीज इनकार मत करना ना। शुभम की इन बातों ने मुझे बेचैन किया था। मैं कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अब वो मोहब्बत नहीं रही थी जो पहले कभी हुआ करती थी। शुभम मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन बदले में मैं उसे बहुत प्यार नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह वो मुझे उम्मीद लगाए हुए था। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, किसी शीशे की तरह। एक बार दरार आ जाए तो कभी पहले जैसी मजबूती नहीं रहती। मेरी खामोशी शुभम को खलने लगी थी। बार बार कहता, पूजा, तुम पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं देती। मर्द ये क्यों समझता है कि वो कुछ भी कर ले, पत्नी उसे हमेशा माफ करके पहले जैसी मोहब्बत देती रहेगी? ऐसा नहीं होता। मैंने उसके घर को बसाने की खातिर अपनी नींद, अपना चैन, अपनी खूबसूरती तक को मिटा दिया था और उसने अपनी वफा देने के बजाय मुझे तलाक की धमकी दी थी और मुझे घर से निकाल दिया था। और उसे होश उस वक्त आया जब उस लड़की ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। फिर वो मुझसे पहली सी उम्मीद की मोहब्बत लगाए की उम्मीद लगा बैठा था। अगर वो लड़की उससे शादी के लिए इनकार न करती तो क्या सुबह मुझे वापस इस घर में लेकर आता और मुझे मोहब्बत और वफा दे पाता?
आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।